प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यूनियन बजट पेश हुआ और बजट में वही हुआ जिसका डर था। मार्केट में काफ़ी समय से ये र्यूमर चल रहा था कि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ सकता है, बट हाँ मोस्टली हमें लग रहा था कि शायद नहीं हो, लेकिन फाइनली ये हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों को बढ़ा दिया गया है और अच्छा खासा बढ़ाया गया है। और साथ ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में STT दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी अच्छे अमाउंट से बढ़ा दिया गया है। और यही एक रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट आज बुरी तरह से गिरा था। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ज़्यादातर सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आया था, लेकिन बाद में स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिकवर हुआ। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है कि देखिए न्यूज़ तो जो मैंने अभी आपको बताया बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, उसके बाद गिरा वो तो समझ में आता है, लेकिन फिर स्टॉक मार्केट रिकवर क्यों हुआ। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको यूनियन बजट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं सभी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि बजट में क्या है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, और ओवरऑल ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी काफी मदद करेगा। इस वीडियो में जो भी डिटेल्स मैं शेयर कर रहा हूं सभी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट से लिया गया है। इस वेबसाइट का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25 जुलाई 2024 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन। तो आज स्टॉक मार्केट बीच में इतना ज्यादा क्यों गिरा था, तो वो गिरा था कैपिटल गेन्स के कारण। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पहले 15% हुआ करता था ना, जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स या फिर स्टॉक्स को बेचते थे 1 ईयर से पहले, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता था, वहां पे 15% का टैक्स लगता था जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पे। अब वो बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, 15 to 20%, बहुत बड़ा जंप है। उसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पहले 1 साल के बाद जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स या फिर स्टॉक्स बेचते थे तो जो भी प्रॉफिट होता था उस पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ता था, अब वो बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा जंप है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी STT बढ़ा दिया गया है, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। फ्यूचर्स में पहले STT लगता था 0.0125%, जिसको कि बढ़ाकर अब 0.02% कर दिया गया है, और ऑप्शंस में STT को 0.0625% से बढ़ाकर 0.10% कर दिया गया है। तो ये वो रीजन है जिसके कारण स्टॉक मार्केट बीच में बहुत बुरी तरह से गिरा था, लेकिन बाद में अच्छा खासा रिकवरी भी आया। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आता है कि रीजन तो ये जो है वो स्टॉक मार्केट गिरने वाला ही है, तो फिर ये अच्छा खासा रिकवरी कैसे आ गया स्टॉक मार्केट में। तो उसके लिए हमें बजट का जो दूसरा पोर्शन है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है बजट में, उसे हमें समझना पड़ेगा। उससे आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल ये बजट नेगेटिव नहीं है। इस पोर्शन को अगर छोड़ दिया जाए कैपिटल गेन्स टैक्स को, तो बाकी का जो बजट में जो भी पोर्शन है, जो भी डिटेल्स है, वो काफी हद तक इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसी कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बाद में अच्छा खासा रिकवरी आया। कि पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन था ना, 1 लाख का था पर ईयर, तो वो बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। दैट इज अगर 1 साल में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 1.25 लाख तक है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। उससे अगर ज्यादा का रिटर्न आप जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। नाउ हम बजट के कुछ दूसरे डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि ओवरऑल ये बजट जो है उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना, एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स, इसको हटा दिया गया है। साथ ही देखें कि जो फॉरेन कंपनीज है उस पे जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता था वो 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। ये है न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पे टैक्सेशन के डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेविंग्स बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो सेविंग्स अप टू 17,500 का होगा, जो कि बड़ा पॉजिटिव है। 0 to 3 lakhs का अगर इनकम है तो वहां पे इनकम टैक्स निल है। 3 to 7 lakhs में 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 7 to 10 lakhs में 10% का टैक्सेशन है। 10 to 12 lakhs में 15% का। 12 to 15 lakhs में 20% का, और मोर देन 15 lakhs में 30% का टैक्स देना होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 50,000 था, उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। और साथ ही फैमिली पेंशन का अगर देखें तो वहां पे डिडक्शन पहले 15,000 का था, उसे भी बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, जो कि पॉजिटिव है।
करंट गवर्नमेंट हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी खर्च करती है, जिसका बेनिफिट ओवरऑल इकोनॉमी को मिलता है। यहाँ भी देखिए ना, प्रोविजन फॉर 11.11 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 3.4% जीडीपी है, बहुत अच्छा नंबर है। इंटरिम बजट में भी यही फिगर था, उसे मेंटेन रखा गया है, ऐसा नहीं कि कम किया गया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन। मतलब स्टेट्स भी अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, तो वहां भी उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इसके अलावा फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी लॉन्च किया जा रहा है, ऑल वेदर रोड्स बनाए जाएंगे, कनेक्टिविटी होगा 25,000 रूरल हैबिटेशंस को, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हाँ, करंट अकाउंट डिफिसिट देखे ना, कितना ज्यादा बढ़ गया था कोविड के समय, फिर काफी हद तक उसे कंट्रोल में लाया गया है। उसके बाद हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, अगेन कोविड के समय बुरी तरह से हिट हुआ था, अब देखिए फिर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस है जीडीपी ग्रोथ रेट वाइज। पीएमआई इंडेक्स देखिए, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों लगातार काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर 50 से ऊपर होता है पीएमआई तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए लगातार 50 से काफी ऊपर है दोनों, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का ग्रॉस एनपीएस देखिए कितना कम हो गया, पहले कितना ज्यादा हुआ करता था, देखिए कितना कम है, तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। फिस्कल डिफिसिट देखिए, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हाँ कोविड के समय 9.2% तक चला गया था, अब वो 5.6% और इस फाइनेंशियल ईयर में इसे घटाकर 4.9% किया जा रहा है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 4.5% से भी नीचे लाया जाएगा, जो कि अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ये जब 4% के आसपास चला जाएगा, जो कि मोस्टली 2 इयर्स में हो जाना चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बढ़ेगा। फिलहाल हमारा क्रेडिट रेटिंग है BBB-, तो जब हम क्रेडिट अपग्रेड मिलेगा हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंट्री को, तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इक्विटी और डेट मार्केट दोनों जगह और भी पैसा आएगा एफआईआई का, और साथ ही इंडियन कंपनीज जो फॉरेन में पैसा रेज करती है ना, वो सस्ते दाम पे, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनका कम हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी या फिर उन कंपनीज को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इन्फ्लेशन भी देखिए ना, काफी कम हुआ है पहले से, 6%, 5.5, 6.7, अब ये 5% के आसपास आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स। आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर्स या थीम्स को इस बजट से फायदा मिलने जा रहा है। देखिए डिफेंस, हमने हमेशा डिस्कस किया ना, डिफेंस तो खर्च होगा ही, अच्छा खासा खर्च होगा, 4.5 लाख करोड़ के आसपास का खर्च है, ह्यूज। और ऑफ कोर्स इस ह्यूज अमाउंट का एक अच्छा खासा जो हिस्सा है वो इंडियन कंपनीज को ही मिलेगा, तो वो अच्छा है। रूरल डेवलपमेंट देखिए 2.65 लाख करोड़, तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं तो वहां भी उन्हें फायदा होगा। एग्रीकल्चर देखिए 1.5 लाख करोड़ के आसपास, होम अफेयर्स 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन, आईटी एंड टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, सभी जगह अच्छा खासा, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा मेजर स्कीम्स में देखते हैं कितना खर्च बढ़ाया गया है। मनरेगा देखिए 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000 करोड़ कर दिया गया। तो इस बार ऑफ कोर्स ओवरऑल जो रूरल एरियाज है उस पर काफी ध्यान दिया गया, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स या थीम्स हैं वहां से आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए काफी पहले के मुकाबले बहुत बढ़ा है, यहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, पीएलआई फॉर फार्मा इंडस्ट्री भी देखिए डबल हो गया है। सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ भी देखिए ऑलमोस्ट डबल एलोकेशन है। सोलर पावर 10,000 करोड़ का एलोकेशन है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर आप देखिए एलपीजी, वहां भी देखिए 180 से 1500 करोड़ हो गया है। यहाँ पे जान लेते हैं कि ये बजट के लिए पैसा कहाँ से आता है ना, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है देश चलाने के लिए, और जो भी पैसा आता है वो कहाँ खर्च किया जाता है, ये हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए रूपी कम्स फ्रॉम, देखिए इनकम टैक्स से 19% का कंट्रीब्यूशन आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 27% का, जो हम गवर्नमेंट बोरो करती है ना उससे 27%, एक्साइज ड्यूटी 5%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%, और इसके अलावा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट टैक्स है 17% का। तो ये जो भी पैसा गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया वो पैसा खर्च कहाँ होगा, तो देखिए रूपी गोज टू, तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जाता है, तो ये देखिए 21% जो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट्स को जा रहा है। उसके अलावा 19% इंटरेस्ट पेमेंट में है, गवर्नमेंट जो भी कर्ज ले रही है देश को चलाने के लिए उसका इंटरेस्ट सर्विसिंग में 19% चला जाता है, ह्यूज। 16% सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वहां पे खर्च हो रहा है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 9%,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8%। इस बजट को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो देखिए अगर इस टैक्सेशन पार्ट को हटा दिया जाए, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, मतलब जो रिटर्न आएगा ऑफ कोर्स जब भी हम बेचेंगे तो हमारा रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए और ओवरऑल इस बजट को देखा जाए, इसको छोड़कर, तो ओवरऑल ये बजट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए जब स्टॉक मार्केट अच्छा कब करेगा, जब इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगा, इंडियन कंपनीज अच्छा करेगा, तभी स्टॉक मार्केट से आपको रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे इस बजट को ऑफ कोर्स बोला जा सकता है कि एक बड़ा नेगेटिव छोड़ दिया जाएगा टैक्सेशन को, तो बाकी ओवरऑल ये बहुत बड़ा पॉजिटिव बजट है जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। और ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा दिया गया है इस बजट में। तो इससे ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट्स है उसका परफॉर्मेंस मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रखने में ये बजट हमारी मदद करेगा। ऑफ कोर्स बजट एक साल का ही होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इससे एक डायरेक्शन पता चलता है, तो डायरेक्शन मोस्टली पॉजिटिव है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऑफ कोर्स ये ओवरऑल कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट है ना, जो भी टैक्स लगता है वो रिटर्न्स पे ही लगता है, तो अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है तो ऑफ कोर्स वहाँ थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको देने के बाद भी हमारा अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बोल सकते हैं नहीं टैक्स बढ़ गया मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब ये तो आपका लॉस है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिटर्न घट जाएगा स्टॉक मार्केट से, क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव ही है बजट। तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी हम अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादातर क्वेरीज को मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी तरह का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।